1991 वो साल जब आर्थिक संकट में फंसने के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भारत ने विदेशों में सोना गिरवी रखा था। और आज एक वक्त है जब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस लाया है। 100 टन सोना यानी मौजूदा भाव से करीब 720 करोड़ रुपए का सोना। सोने की वतन वापसी के पीछे क्या इनसाइट्स है, इस खास पेशकश के जरिए समझेंगे। 1991 से लेकर मौजूदा वक्त यानी 33 सालों में भारत के लिए गोल्ड के लिहाज से ये सबसे बड़ी हेडलाइंस है। ब्रिटेन से 100 टन सोना का आना भारत की ग्रोथ स्टोरी को दिखाता है। 1991 के बाद पहली बार है जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में वापस आया है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है। तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से ये सोना क्यों मंगवाया, इसके क्या मायने हैं, इससे भारत को क्या फायदा होगा, और आखिरकार अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास क्यों जमा रखता है। इन तमाम बातों को हम आपको बेहद आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ आंकड़े बता दें कि मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 882.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे सहयोगी विश्व मोहन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो कि इस सेक्टर की काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। साथ ही एक्सपर्ट के तौर पर मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरोट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। शुक्रिया। जी, तो हर्षल, मेरा सबसे पहला, सबसे आसान और सबसे अहम सवाल है कि आरबीआई 1991 में ये नौबत थी कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और आज ये हालत है कि हम 100 टन सोना भारत वापस लेकर आ रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं और इकोनॉमी को किस तरह से ये हमारे देश को, हमारे देश का कॉन्फिडेंस दर्शाता है? सो आई थिंक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंडिया की गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ रही है कंटिन्यूसली लास्ट कुछ सालों, स्पेशली 2013 में जब वो एक क्राइसिस से गुजरे थे, ट्विन बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट की जो क्राइसिस थी, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ने जैसे रिकवर किया है। तो आई थिंक जो अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के बड़े हैं, और क्योंकि हर एक इंटरनेशनल जो सेंट्रल बैंक है इंक्लूडिंग आरबीआई, वो एक कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्व जो है अपने वो गोल्ड में रखते हैं। तो आई थिंक उसी के चलते गोल्ड होल्डिंग्स भी आरबीआई की बढ़ती चली गई है। और स्पेशली रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स का जो झुकाव है गोल्ड की तरफ वो ज्यादा बढ़ा है। तो रफली आई थिंक 2021 मार्च से लेके अब तक आरबीआई ने 150 और टन्स गोल्ड ऐड किया है। तो उसी में से कुछ प्रोपोर्शन जो है वो आरबीआई डोमेस्टिकली शिफ्ट करता है। चल, विश्व मोहन बोल रहा हूँ। अब कई सारी वजह होती है कि हम गोल्ड को बाहर रखना चाह रहे हैं, बाहर के वॉल्ट में। एक तो आपके पास स्टोरेज कॉस्ट आपको काफ़ी देना पड़ता है वॉल्ट के लिए, वो एक कॉस्ट बचा सकते हैं। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी जब आप एक दूसरे लोकेशन में रख रहे हैं, अपने देश के अंदर में रख रहे हैं, तो एक डाइवर्सिफाई भी करते हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही काफ़ी समय से था। आपके टोटल जितने रिजर्व है उसमें से 400 टन से ज़्यादा अगर बाहर है तो अच्छा है कि आप अपने देश में, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से, लोकेशन डाइवर्सिफाई करने के लिए लिहाज से भी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, ऐसे में अगर आपके पास भी एक बड़ा हिस्सा जो आपका ही रिजर्व है अगर आपके पास रहे तो ज़्यादा बेहतर। आपको लग रहा है जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, लगातार लोग सोना खरीद रहे हैं, ये भी एक मकसद हो सकता है, ये स्ट्रेटजी के साथ आरबीआई यहाँ पर काम कर रहा है? जी बिल्कुल विश्व मोहन। जैसे कि मैंने कहा कि 2022 के बाद, रशिया यूक्रेन के वॉर के ब्रेकआउट के बाद, आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ग्लोबली वो काफी अनसर्टन है।
और स्पेशली जब ये डर आ गया था रशिया में कि शायद उनके जो एसेट्स इंटरनेशनली जो वो होल्ड करते हैं वो शायद वेस्टर्न कंट्रीज सीज कर लेंगे, तो आई थिंक उसी के चलते काफी इमर्जिंग मार्केट की सेंट्रल बैंक्स है वो अपने गोल्ड रिजर्व फिर बढ़ाने लग गई, थोड़ा डॉलर रिजर्व से डाइवर्सिफाई करके वो गोल्ड की तरफ बढ़ने लग गए। और उसी के एक स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर ये है कि ये होल्डिंग्स फिर आप कहाँ होल्ड करते हो, ऐसी जगह पे होल्ड करते हो जहाँ पे कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस उसे सीज नहीं कर सके। तो आई थिंक ये सब कैलकुलेशन सभी सेंट्रल बैंक्स देखते हैं जब ये डिसीजन लेते हैं। तो और जैसे कि आपने कहा कि अभी भी 50% ऑलमोस्ट 50% अपनी जो होल्डिंग्स है अभी भी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में है और बाकी की 50% जो है इंडिया में। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें से कुछ और इंडिया में वापस शिफ्ट हो सकती है। वो आरबीआई उसे कैसे देखता है उस पर डिपेंड करता है, बट आई थिंक इस एरा में जहाँ पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जितनी हाई है, आई थिंक सब अपने जो है बेट्स जो है वो हेज करके रखते हैं। एक और सवाल होगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरेज रखने वाला बैंक ऑफ इंग्लैंड है। सिर्फ भारत का ही सेंट्रल बैंक नहीं, दुनिया के तकरीबन सभी बड़े सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना जमा रखते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप काफ़ी डेटा समझते हैं, बहुत सारे डेटा एनालाइज करते हैं, इसके पीछे क्या एलबीए में अप्रूव्ड गोल्ड दुनिया भर में लोगों की तरफ से पसंद किया जाता है, हर कंट्री में पसंद किया जा रहा है, ये वजह है या कुछ और सर? तो आई थिंक सबसे बड़ी वजह ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड का ओटीसी मार्केट है वो लंदन में है हिस्टोरिकली। अब सभी इंटरनेशनल बैंक्स जो है ओटीसी मार्केट में लंदन के थ्रू ट्रेड करती है। तो आई थिंक ये एक रीजन है कि लंदन एज अ सेंटर डेवलप हुआ गोल्ड ट्रेडिंग के लिए। लंदन के बाद न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क फेड में भी काफी सेंट्रल बैंक्स अपनी गोल्ड होल्डिंग होल्ड करती है। तो आई थिंक ये हिस्टोरिकल एक रीजन है जिस वजह से। और दूसरा, क्योंकि वो इतना बड़ा ओटीसी मार्केट है, तो अगर आपको बाइंग सेलिंग लीजिंग अगर गोल्ड का कुछ भी करना हो तो वो इजी है अगर आपकी होल्डिंग्स बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। तो आई थिंक ये एक रीजन है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में लोग होल्ड करते हैं, सेंट्रल बैंक्स। हर्षल, बताइए कि आरबीआई ने पिछले 4 महीनों में लगभग 24 टन सोना खरीदा है, और इतना आखिरकार आरबीआई गोल्ड जमा क्यों कर रहा है? अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये 1.5 गुना ज्यादा है, इसके क्या मायने हैं? तो तृप्ति, जैसे कि मैंने पहले समझाया कि आई थिंक अप्रैल 2022 के बाद जब रशिया यूक्रेन का वॉर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जैसे रशिया के कुछ इंटरनेशनल एसेट्स फ्रीज होने की जब बातें होने लग गई कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में रिजर्व्स जो होल्ड करते हैं, तो आई थिंक उसके बाद सभी सेंट्रल बैंक थोड़े कॉशियस है क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतना अनसर्टेन है और क्योंकि इंडिया की ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रही है। तो एज अ प्रपोर्शन, क्योंकि अगर आरबीआई का कोई पर्टिकुलर टारगेट है जो कभी वो पब्लिकली देते नहीं है, बट अगर उनका कोई टारगेट है कि हमें पर्टिकुलर परसेंटेज हमेशा गोल्ड में ही होल्ड करना है, तो जैसे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं आपको प्रोपोर्शनेटली आपको गोल्ड भी बाय करना पड़ता है। तो आई थिंक उसी सब कैलकुलेशंस के चलते आई थिंक आरबीआई भी गोल्ड बाय कर रहा है। और ना है सिर्फ आरबीआई, लास्ट 2 सालों में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने क्यूमुलेटिव 1000 टन प्लस सोना बाई किया है 2022 में भी और 2023 में भी। हमारा अनुमान है कि इस साल भी मोर और लेस उसी टाइप के फिगर्स हमें इस साल भी देखने मिलेंगे। सवाल, खबर ये भी आ रही है, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि अभी 100 टन के बाद आगे भी आरबीआई अपने गोल्ड को वतन वापसी की तैयारी चल रही है। क्या आपके सोर्सेस भी इस तरह के इंडिकेशन आपको भी मिल रहे हैं क्या? जी विष्णु मोहन, आई थिंक आज से 1 या 2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया था इंपोर्ट ड्यूटी को लेके कि अगर आरबीआई गोल्ड लाती है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हिंट ये चीज का डेफिनेटली दे रहा था कि आरबीआई अपना जो गोल्ड रिजर्व अब्रॉड होल्ड कर रही है वो वापस इंडिया में लाने वाली है। तो आई थिंक मार्केट में ये बात आई थिंक लोगों को एक्सपेक्टेड थी, बट डेफिनेटली और भी होल्डिंग्स इंडिया में शिफ्ट हो सकती है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस हमेशा आरबीआई मेंटेन करेगा कि कुछ होल्डिंग्स इंडिया के बाहर होल्ड करे, नॉट सिर्फ बिकॉज ऑफ लोकेशन सिक्योरिटी और एक डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी, बट कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर और भी ज्यादा होल्डिंग्स इंडिया में वापस शिफ्ट करें। और भी जो भारत के खुद आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व है उसकी वापसी भारत में हो सकती है। असल एक और सवाल होगा, एलबीए में अप्रूव्ड हम गोल्ड की बातचीत कर रहे थे, तो भारत में इंडिया गुड्स की भी प्रचलन अब तेजी से बढ़ा है, एक्सचेंज के जरिए भी, बैंक्स के जरिए भी अब उसकी डिलीवरी हो रही है। तो क्या लग रहा है उसका दायरा कितना बड़ा है? क्या भारत में ही इंडिया
में के रिफाइनर्स वाले गोल्ड बिक रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका चलन बढ़ा है? अब इंडिया गुड डिलीवरी तो आई थिंक सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है कि डोमेस्टिक, क्योंकि इंडिया में आज एटलीस्ट 30 से 40 बड़ी रिफाइनरीज है इंडिया में। तो आई थिंक वो इसलिए लॉन्च किया गया था कि इंडियन रिफाइनरीज जो क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी डिलीवर करे और वो क्वालिटी यहाँ की एक्सचेंजेस पे वो डिलीवर कर सके। तो आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया गुड डिलीवरी का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया में से पहली तो बात ये है कि इंडिया से बुलियन एक्सपोर्ट्स अलाउड नहीं है, तो यहाँ से आप प्योर गोल्ड बार्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो क्वेश्चन फिलहाल वैलिड नहीं है। बट एलबीएमए की अगर बात करें तो आई थिंक इंडिया में डिपेंड करता है, क्योंकि अब रिफाइनिंग मार्केट इतना बड़ा है तो इंडिया में वो मार्केट थोड़ा मिक्स्ड है। बैंक्स यूजुअली एलबीएमए गोल्ड प्रेफर करती हैं, बहुत सारे बड़े ज्वेलरी प्लेयर्स है वो भी प्रेफर करते हैं एलबीएमए गोल्ड बाय करना और उसी के थ्रू अपनी ज्वेलरी या जो भी प्रोडक्ट बनाना। बट आई थिंक डोमेस्टिक जो रिफाइनरी का मार्केट है, इंडिया गुड डिलीवरी का मार्केट है, वो भी काफी बड़ा है इंडिया में। और क्योंकि इंडिया रफली 40% ऑफ अपने इम्पोर्ट्स जो है वो डोरे के फॉर्म में करता है, बुलियन के, आई थिंक वो 40% तो इंडिया का ही गुड डिलीवरी, मोर और लेस वो इंडिया गुड डिलीवरी बार्स में ही उसका यूजेज होता है। क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आप उसके बारे में बता पाए, जो इंटरनेशनल वॉल्ट्स जो होंगे, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट्स की जो कॉस्टिंग होगी और यहाँ की जो कॉस्टिंग होगी, कितना फर्क होता होगा? कितने कॉस्ट में कितना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता होगा या एक मामूली अंतर होगा यहाँ कि यहाँ स्टोरेज करना और वहाँ स्टोर में रखना? आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है आंसर करना। कॉस्ट के हिसाब से ऑब्वियसली अगर आप कोई इमर्जिंग कंट्री में हो तो आपकी कॉस्ट वैसे वेदर इन टर्म्स ऑफ लैंड जहाँ पे आप वॉल्ट बना रहे हो तो वो कॉस्ट आपके डेफिनेटली सेव हो जाते हैं। बट क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्टोरेज इतना बड़ा है, हमें एग्जैक्ट अनुमान नहीं है कि वहाँ पे कितनी स्टोरेज स्पेस है, बट वो क्योंकि हिस्टोरिकली इतना बड़ा वॉल्ट है, सब वहाँ पे होल्ड करते हैं, और क्योंकि लंदन इतना बड़ा ऑलरेडी मार्केट है तो आप क्लोजर टू ओटीसी मार्केट भी है, तो आई थिंक वो सब फायदे भी है। तो आप मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से ये डिसीजन आरबीआई ने लिया है। ये डिसीजन सिर्फ इसलिए है कि सारी की सारी होल्डिंग्स कोई तीसरी कंट्री में होल्ड करने से अच्छा अगर इंडिया में कैपेबिलिटी है अब वैसे स्टोरेज सिस्टम्स बनाने का, वैसी सिक्योरिटी की, तो कुछ होल्डिंग्स क्यों ना हम खुद ही होल्ड करें। होगा डी डॉलराइजेशन की थीम जिस तरह से चल रही है मार्केट में, क्या लग रहा है आपको, क्या गोल्ड का करेंसी के तौर पर तो इस्तेमाल आने वाले समय में नहीं करने वाले बहुत सारे कंट्रीज, क्योंकि डॉलर पर फोकस कम कर रहे हैं, जिस तरह से एक लॉबी बन रही है, चाहे वो रूस, चाइना, ईरान मिलकर बना रहे हो या बाकी कई हिस्सों में जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, तो क्या लग रहा है आपको अब गोल्ड पर फोकस ज्यादा बढ़ने वाला आने वाले समय में? क्योंकि भारत का जो टारगेट था कुल फॉरेक्स रिजर्व में 8.75% के आसपास इस साल, इस फाइनेंशियल में उनका लक्ष्य है कि इसको बढ़ाकर लेकर जाया जाए गोल्ड का हिस्सेदारी, और वो तेजी से बढ़ा भी रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस पर फोकस आगे और बढ़ने वाला है? तो फोकस तो डेफिनेटली लास्ट 2 सालों से ग्लोबली बढ़ ही गया है गोल्ड पे। तो ये डी डॉलराइजेशन सबसे बड़ा ड्राइवर है उस चीज का कि सेंट्रल बैंक्स अपनी जो भी डॉलर डिनोमिनेटेड होल्डिंग्स है उसे कम करके उसे गोल्ड से रिप्लेस करे। बट एज अ करेंसी यूज होना, अगर आप टेक्निकली देखें तो कंप्लीटली करेंसी को बैक करना गोल्ड से, उतना गोल्ड दुनिया में है नहीं। तो आई थिंक वो कोई फिजिबल सॉल्यूशन है नहीं। कि जितनी मॉनेटरी एक्सपेंशन दुनिया में इतने स्पेशली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई है, तो उतनी गोल्ड दुनिया में है ही नहीं फिजिकल कि आप सारी करेंसी इन सर्कुलेशन को गोल्ड से बैक कर सको। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक इंटरिम फेज है जहाँ पे, क्योंकि डॉलर के अलावा कोई दूसरी रिजर्व करेंसी है नहीं, तो जब तक कि दुनिया में कोई वैसी कॉमन करेंसी नहीं आ जाती या कोई डिजिटल करेंसी नहीं आ जाती, जैसे सीबीडीसी की भी काफी चर्चा है, और तो आई थिंक जब तक एक मीडियम ऑफ ट्रेड डॉलर के अलावा कोई इमर्ज नहीं होता, तब तक आई थिंक गोल्ड की इंपॉर्टेंस रहेगी। बट इवेंचुअली अगर ग्लोबल ट्रेड की जो साइज है वो कंप्लीटली आप गोल्ड बैक करेंसी से करना, वो आई थिंक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही आपके साथ, और हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी आसान भाषा में आपने समझाया है तो उन्हें अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ शुक्रिया करेंगे आपका और मेरे सहयोगी विश्व मोहन का। और सोने का भारत आना तो इम्पैक्ट सबके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होने वाला है, वो चाहे हमारी इकोनॉमी को देखें या फिर देश के लिए।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात कर लेते हैं बाजार की। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। हालांकि बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। और देख लेते हैं आज दिन भर बाजार में कैसा एक्शन रहा, बता रहे मेरे सहयोगी अंश भिलवार। तो इस महीने हमें काफ़ी उतार चढ़ाव नजर आया। निफ्टी ने वो साइकोलॉजिकल मार्क जो है 23,000 को उसे पहली बार छूता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी गेंस को ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाया और लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो जो 20 DMA का लेवल है 22,480 का, उसने एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है निफ्टी के लिए। तो आने वाले महीने में भी हमें ये लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरे बॉर्ड इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है और दूसरा महीना था जब हमें इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। जबकि स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप गेंस को होल्ड नहीं कर पाया और लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी मेटल नजर आता है जो कि टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है। लगातार इसमें तीसरे महीने खरीदारी नजर आई। इसके टॉप गेनर्स में देखें तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता नजर आता है। तो इस वजह से निफ्टी मेटल में एक अच्छी पॉजिटिविटी नजर आती है। निफ्टी ऑटो ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और ये 7वां महीना था जब हमें इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। इतनी लंबी खरीदारी का स्ट्रीक पिछली बार हमें कुछ 7 साल पहले देखा गया था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी रियल्टी भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आया। इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और दूसरा महीना है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। इसके टॉप गेनर्स में हमें ब्रिगेड और ओबरॉय रियल्टी नजर आते हैं। सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी PSU बैंक टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है, जो कि 6 महीने की लगातार खरीदारी के बाद जाकर इसमें बिकवाली नजर आई। तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटीमेंट तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक खरीदारी हो चुकी थी। तो ये काइंड ऑफ अ कूलिंग फेज देखा जा सकता है जिसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और पोजिशंस ऐड करने के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी हमें लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया 3 महीने की लगातार खरीदारी के बाद। इसके टॉप लूजर्स में हमें पंजाब नेशनल बैंक और IDFC फर्स्ट नजर आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स्ड महीना रहा है। और कल मई ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, अनुमान लेकर मौजूद है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो इस बार ऑटो बिक्री से देखिए बहुत बड़ी उम्मीदें ना लगा के चले। इसकी कुछ वजह ज़रूर है जिसमें कि मैरिज सीज़न का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, कोई शादी ब्याह इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला बीते महीने में। साथ ही साथ हीट वेव के चलते जितनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, थोड़ा लोगों का उत्साह कम रहता है कि वो डीलरशिप में जाएं, उसके बाद गाड़ियाँ बुक करें और ये सारी चीज़ें देखें। इसके अलावा एग्री सेंटिमेंट की बात करें तो हमें पता है कि महाराष्ट्र ऐसे कुछ जगहों पे पहले ही बारिश आ गई थी, हालांकि वो एक ही दिन के लिए थी, पर उससे जो है थोड़ा सा एग्री सेंटिमेंट जो है हिलता हुआ नज़र आता है, जिसके चलते ट्रैक्टर बिक्री पे एक बार फिर से असर आते हुए दिख सकता है। इन सभी फैक्टर्स को देखें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, पर जी हाँ अच्छी बात यह है कि पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर सेगमेंट जो कि काफ़ी अच्छे समय से एक अप ट्रेंड में है, उनमें फिर से एक बार अच्छे आंकड़ों की ही उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक आंकड़ों की, तो M&M से खास तौर से हमारी उम्मीद है 72,633 यूनिट्स की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जो इनकी सबसे लेटेस्ट गाड़ी है उसको लेकर काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला है। तो कई सारे डीलर्स हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बुकिंग्स हैं, इनके टॉप 2 मॉडल्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है, तो M&M से अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के आंकड़ों की बात करें तो महीने दर महीने कहीं ना कहीं वो सपाट रह सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक छोटे बेस के चलते एक अच्छा जंप जरूर देखने को मिल सकता है, पर इन तीनों कंपनीज में से देखें तो अशोक लेलैंड पे खास तौर से ध्यान रखिएगा क्योंकि मई के महीने में कंपनी का ये अप्रैल के महीने में कंपनी का ये कहना था कि आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं, इंडस्ट्री डिमांड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी नतीजों के बाद भी उनकी कॉमेंट्री कुछ इसी फ्रंट पे थी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से अशोक लेलैंड के खास तौर से नंबर्स आते हैं। 14,633 यूनिट्स हमारी उम्मीद है। 2 व्हीलर सेगमेंट में नजर रखें आयुष्मान मोटर्स पे खास तौर से क्योंकि 82,233 यूनिट्स आने की उम्मीद है। महीने दर महीने देखें तो यहीं पे हम लगभग सपाट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि TVS मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी सी मामूली सी गिरावट महीने दर महीने आंकड़ों में जरूर दिखा सकते हैं। और आखिरी में एग्री सेंटिमेंट, जैसा कि बताया कि जो बारिश आ गई थी एकाएक बीते महीने में मार्च के कुछ महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में,
उसके चलते थोड़ा एग्री सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया है। M&M ट्रैक्टर्स की बात करें तो महीने दर महीने गिरावट की उम्मीद है, पर एस्कॉर्ट्स के छोटे बेस के चलते आप एक ग्रोथ का नंबर जरूर देख सकते हैं अगर महीने दर महीने यहाँ पे कंपेयर करेंगे नंबर्स। तो ऑल इन ऑल कुछ बड़ी उम्मीदें इस बार नहीं लगाई जा रही हैं, पर जी हाँ, 2 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल एक बार फिर से अच्छा करने की उम्मीद है। जियो मार्ट 30 मिनट डिलीवरी सर्विस शुरू करने वाला है। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आस्था चोपड़ा। एक बड़ी खबर आ रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर। यहाँ पे मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल जियो मार्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो अपनी ई डिलीवरी सर्विसेज शुरू करने वाले हैं जून से। तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव बात होगी। जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स सेक्टर्स में जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट एंड बिग बास्केट, इनमें बहुत सारा कंपटीशन आने वाला है। तो यही बड़ी खबर है कि जियो मार्ट रिलायंस रिटेल ई कॉमर्स अपना सर्विसेज शुरू करने वाले हैं। अब बात करी जाए इन सर्विसेज की तो ये फेज़ 1 से शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ ग्रोसरीज यानी सब्जियां, फल, इनके हम सर्विसेज देखेंगे जियो मार्ट से। और सेकंड फेज़ इसके बाद शुरू होगा जहां पे नॉन ग्रोसरीज आएंगी, ताकि और भी सामान, बिस्किट, FMCG के सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी शुरू करे जाएंगे। तो 2024 के अंत तक दोनों सर्विसेज, ग्रोसरीज और नॉन ग्रोसरीज कमोडिटीज शुरू हो जाएंगी लोगों के घरों तक पहुंचना। बात करी जाए इनकी कवरेज की तो इनके सर्विसेज जो हैं 8 मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, जो कि कवर करेंगे 61 पिन कोड्स। और साथ में इनके प्लान्स जो है एक्सपेंशन के लिए वो कम से कम 1000 सिटीज़ कवर कर लेंगे बहुत ही जल्दी। और अगर इनकी खास बात को बोला जाए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो खास बात है वो है इनकी प्राइसिंग। इनका हमें सोर्स से पता चला है कि इनकी प्राइसिंग ही बहुत ही यूनिक फैक्टर है दूसरे प्लेयर्स के कॉम्पिटिटिव को नज़र में रखते हुए। तो बहुत बड़ा कंपटीशन भी हो सकता है ई कॉमर्स सेक्टर में। नाम की बात की जाए तो इन ई कॉमर्स की जो ऑफिशियल नाम है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। बहुत जल्द जून के स्टार्टिंग में ही हमको पता चलेगा कि इसके ऑफिशियल ई कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो बिल्कुल सही यही बात है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा खिलाड़ी आने वाला है, रिलायंस रिटेल जियो मार्ट, जो अपनी सर्विसेज शुरू करने वाला है जून से, जो कि दूसरे काफ़ी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाएगा कम प्राइसिंग में। और साथ ही साथ जियो अपनी टेक्नोलॉजी सर्विस भी यूज़ करने वाला है। फाइंड और लोकस, ये 2 टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैं जो कि बहुत ही आसानी से कस्टमर्स तक उनका डिलीवरी पहुंचा सकते हैं, कम टाइम में पहुंचा सकते हैं, डिटेल्स के साथ पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है जियो मार्ट की तरफ से जो हमको अभी पता चला है। तो एक और प्लेयर की एंट्री होने वाली है ई कॉमर्स सेक्टर में। आगे हम जानकारी बिल्कुल आपको देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल यानी 1 जून को होना है। इस चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, बिहार की 7, वहीं पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। हिमाचल की 4, झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण में पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। साल 2019 में 8 राज्यों की इन 57 सीटों में एनडीए ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।